तो पीवाई की सीरीज का स्टार्ट करते हैं 10th लेक्चर हमारा। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ कहानी सी दी गई है, ये तो इस काम की है नहीं हमारे। आंसर द फॉलोइंग बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो कोई भी एल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेता हूँ RCHO, एल्डिहाइड को और अच्छे दिखाते हैं RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या बोला है इसने R1OH, यानी कि अल्कोहल के साथ इसने रिएक्शन कराई है। और मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम यानी HCl इसने ले रखा है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव। अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है हमारे पास, ये और लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बोनिल सेंटर पे और हमारा जनरेट होगा यहाँ पर RO-। देखते हैं यहाँ पे RO- और यहाँ OR H, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला हाइड्रोजन पहले से ही क्या था, इसके पास प्रेजेंट था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और हो जाएगा न्यूट्रलाइज। दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा इसको। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCOHOR, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा हमारा। फिर उसने क्या बोल रखा है, एक्सेस ऑफ विद एक्सेस अल्कोहल और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब अभी और अल्कोहल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एसिड हमारे पास प्रेजेंट है अभी भी, तो OH यहाँ पे बन जाएगा और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, RCOH2 पॉजिटिव, ये हमारा बन गया है वाटर, और क्या हो गया हमारे पास, एक लिविंग ग्रुप तैयार हो चुका है। वाटर के हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इधर, ये जाएगा रिएक्शन से बाहर। फिर होगा RC डबल बॉन्ड OR1, इसको 1 ले लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ लग गया है H। अब इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, यहाँ पे जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास है अल्कोहल का R1OH, ये अटैक करेगा वापस से और ये बॉन्ड हो जाएगा ओपन। इसको चाहे दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा, यहाँ पर बॉन्ड हुआ ओपन, और फॉर्मेशन क्या हमारे पास RCOR1 और OR1, और यहाँ पर बन गया हमारा H। ये जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ ना, जब एक कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप OR1, एक तो ये लग गया हमारे पास, एक OR1, ये 2 ग्रुप क्या हमारे पास प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं हम एसीटल। तो हमारे पास पूछा कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हमको देखने मिला, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस अल्कोहल। तो हमारे पास जो एसीटल का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। उसने एल्डिहाइड कौन सा लेना है ये नहीं बोला, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से हम कुछ भी चाहे CH3 CHO ले सकते हैं, या फिर R जैसे मैंने शो करा है वैसे भी इसको शो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको नाम पता होना चाहिए कि एसीटल का फॉर्मेशन होता है हमारे पास। अब अगर इसकी वो छोड़ आगे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ जगह है नहीं। तो एक एसिडिटी का कंपैरिजन करना है RC डबल बॉन्ड O-, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे, और एक करा रहा है कार्बोक्सिलिक होता है RC डबल बॉन्ड OH, और एक है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल होता है बेंजीन से लगा हुआ OH ग्रुप। तो जब भी कहीं पे एसिडिटी कंपैरिजन करना हो किसी भी कंपाउंड में, यहाँ से हमको H पॉजिटिव को रिमूव करना है और फॉर्मेशन करना है कॉन्जुगेट बेस का। जब H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। यहाँ आ गया O-। अब हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है दोनों में, कौन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में रेजोनेंस थ्रू स्टेबलाइज है, और ऑक्सीजन के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम है हमारे पास है, और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे से इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। जबकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और बाकी बार रिंग पे एक बार यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा।
कार्बन के ऊपर बेसिकली नेगेटिव आएगा और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो इसी कारण हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हमको देखने के लिए मिलता है, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल उतना ही उसका प्रिकर्सर ज़्यादा एसिडिक हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है इसके कंपेयर में फिनॉल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 MgBr, और हमारे पास एक एल्डिहाइड गिवन है और एक कीटोन गिवन है, देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक बल्कि कीटोन गिवन है, और लास्ट में हमारे पास एसीटोन CH3 CH3। अब रिएक्शन किसके साथ कराई है? CH3MgBr, यहाँ पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ग्रिग्नार्ड एजेंट थे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकता है। अगर साइनाइड लेगा या फिर अल्कोहल लेगा ROH, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेगा, वो एल्डिहाइड पे पहले अटैक करता है, बाद में कीटोन के ऊपर अटैक करता है। इसका रीज़न विच समझते हैं। इन पे दो फैक्टर होते हैं। एक पहला फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यहाँ पर जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव, उतना जो है फटाफट यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा इस सेंटर पे। अब कंपैरिजन देखते हैं एसीटोन में और एल्डिहाइड में। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर एक है हाइड्रोजन और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 लगाता है प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ से ये प्लस आई इफेक्ट जरूर लगा रहा होगा इसकी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है अपना प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाता है, ना ही वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, हाइड्रोजन बस न्यूट्रल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और जितनी ज़्यादा इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ इस वाले सेंटर पर अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी देखने के लिए मिल रही है। तो एल्डिहाइड तो हमारा हर केस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, तो ये वाला एल्डिहाइड सबसे फर्स्ट नंबर पे ये वाला रिएक्ट करेगा। दूसरा फैक्टर आता है हमारा स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पर भी कीटोन है और यहाँ पर भी हमारे पास कीटोन है, लेकिन कौन सा वाला कीटोन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ फटाफट रिएक्ट करेगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल जो है कौन से कीटोन पे पहले अटैक करेगा, वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप। जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है उतना स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, तो यहाँ वो अटैक करना नहीं चाहेगा। बल्कि यहाँ पे छोटा ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो न्यूक्लियोफाइल की प्रेफरेंस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ज़्यादा होगी। यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा? अगर मैं इसको A बोलता हूँ, इसको B और ये C, तो A हमारा एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर C रिएक्ट करेगा क्योंकि इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और B वाला काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंड है, इसलिए लास्ट में रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा हमारा A, C और B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल। प्रोपेनल हमारे पास एल्डिहाइड है CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल। और हमारे पास है एक प्रोपेनोन। प्रोपेनोन दे रखा है हमारे पास कीटोन। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का कीटोन है। इनके बीच में टेस्ट कौन सा हो सकता है? अगर हम इसके साथ टॉलेंस टेस्ट करा देंगे, टॉलेंस, अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ, टॉलेंस टेस्ट, तो एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट को देगा, कीटोन टॉलेंस टेस्ट को नहीं देगा। दूसरा हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये नेगेटिव टेस्ट देगा। थर्ड, अगर हम आइडोफॉर्म के साथ कराएंगे, आइडोफॉर्म क्या करता है? एल्डिहाइड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सिर्फ एसिटल्डिहाइड है, ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट को देगा, बाकी ये कोई भी एल्डिहाइड नहीं देते, क्योंकि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने जरूरी हैं, जो कि कीटोन के पास होते हैं। तो कीटोन जो है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। तो इन तीनों में से कोई सा भी टेस्ट हम जो करा सकते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ किया हुआ है, और टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? कीटोन के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो यहाँ आ जाएगा, ये बेंजीन नहीं है, ये कीटोन ऐसे ही रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O-। अगर कोई ऐसे भी लिखता है इसको तो वो भी सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना।
इसको मैं अलग से करता हूँ। जब हम रिएक्ट करेंगे C डबल बॉन्ड O और H, तो इसको लिखना है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। और यहाँ से हमको वाटर को जो है बाहर निकालना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जाएंगे रिएक्शन से बाहर और फॉर्मेशन होगा हमारे पास C, ये H ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड N, बाकी सब ऐसे ही चिपका देना है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन गिवन है, CONH2। अब ध्यान रखना ये वाला हाइड्रोजन से वाटर मत निकालना, कहीं इसकी कपलिंग करा दो इस वाले डबल बॉन्ड के साथ तो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन जो है रिएक्टिव कम है, इसके पास जो लोन पेयर है ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में इसके साथ, तो हमारे पास ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये तो ट्रिक है बताने की। एक्चुअल में क्या होता है, ये वाले जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है अटैक करते हैं इस कार्बोनिल सेंटर पे, तब जाके रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है। और ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हुआ इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी, एक पहले भी इसने पूछ रखी है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान से पढ़ लेना। 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नॉट एंड लॉग के सी फॉर द गिवन रिएक्शन एट टेम्परेचर देखा 298 केल्विन। रिएक्शन हमारे पास Ni सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Na2 पॉजिटिव एक्स में, तो हमको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए ताकि हम N की वैल्यू फाइंड कर सके। N के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो निकल हमारा सॉलिड जो है कन्वर्ट होगा Ni2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा। दूसरा हमारे पास है Ag, तो Ag पॉजिटिव क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे इस नीचे वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल क्या आएगा हमारे पास, Ni सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag सॉलिड, और ये क्या रहेगा एक्वस। इन 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और N की वैल्यू क्या होगी हमारी 2, कोई भी N की वैल्यू 4 नहीं लिखेगा। जितने 2 इलेक्ट्रॉन निकल छोड़ेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Ag पकड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस आर 2 नॉट 4। अब नेक्स्ट हमको जो करना है वो ई नॉट सेल की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू, ये हमारे पास पॉजिटिव में गिना है, मतलब रिडक्शन हो रही होगी, और रिडक्शन क्या होती है कैथोड पे, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे हो रही होगी रिडक्शन, क्या दे रखा है इसका वैल्यू, प्लस का 0.80 माइनस ये हो रही है ऑक्सीडेशन, तो माइनस का 0.25, 0.80 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.25, तो ई नॉट सेल आएगा मेरा 1.05 वोल्ट, और ई नोट सेल प्लस में आएगा तभी जो हमारी रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होती है, ये तो हमको पता ही होना चाहिए। इसके बाद डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल, और एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ कितना होता है हमारे पास 96500, यहाँ वैल्यू गिवन है हमारे पास 96500, ये रही, और इसको साफ लिखते हैं 96500, और ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 1.05। डेल्टा जी नॉट आता है यहाँ से 202650, और एक इसमें आएगी जूल पर मोल में हमारे पास वैल्यू आएगी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में, कैसे करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 202.65065 किलो जूल पर मोल, ये आ गई हमारी डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम के बीच हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2.303 माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। के सी क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसने वैल्यू किसी निकालने के लिए बोला है के सी, लॉग के सी की, तो लॉग यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस रह गया था, वैल्यू पुट करेंगे -202। यहाँ हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जूल वाली, क्योंकि आर की वैल्यू हम जूल में ही लेंगे। अगर आर की वैल्यू हम किलो जूल में लेंगे, जब हम जूल में लेंगे तो लेंगे 8.314, अगर हम यूज़ करेंगे 0.08314 तब हम डेल्टा जी नॉट जूल में ले सकते हैं। -2.303 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 लॉग के सी,
तो इस माइनस से माइनस गया, और log Kc क्या है हमारे पास 202650 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 2.303। इसको सॉल्व करने के बाद log Kc आता है हमारा 35.5, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिक तो भर भर के पूछता है भाई एग्जाम में, इसको छोड़नी नहीं है। ऑर्गेनिक को क्या करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तो पूरी कंप्लीट पढ़ के ही जानी पड़ती है। किसी को ऑर्गेनिक पढ़नी हो तो मैंने लेक्चर जो है अपलोड कर रखे हैं, किसी ने अब तक नहीं पढ़ी, बेसिक से पढ़ना है तो बिल्कुल मेरे लेक्चर अटेंड कर सकता है, वहाँ से उसको ऑर्गेनिक समझ आ जाएगी। गिव रीजन, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन दो NH2 group is orthoparadigmatic in इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बोल रहा है जब हम देखो, जब हम डालते हैं NH3 में NH2 में ये हमारे पास क्या होता है एनिलीन, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HNO3 का यूज करते हैं, सॉरी डाइल्यूट नहीं, HNO3 प्लस H2SO4, ये हमारे पास क्या होता है नाइट्रेटिक मिक्सचर होता है, जनरेट करके देता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कायदे से तो इसको ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ तक होता भी है। यहाँ पे देता है NH2, यहाँ लगेगा नाइट्रो, ये देता है हमारे पास लगभग 51% आई गेस, और एक हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है NH2 और NO2, लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये सिर्फ 2% ही हमारे पास बनता है। अब होना इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग चाहिए था, लेकिन साथ में हमको एक प्रोडक्ट और देखने के लिए मिलता है जो कि होता है मेटा पोजीशन पे नाइट्रो, और ये काफ़ी हाई अमाउंट में 47% हमको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि एनिलीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन जब हम इसकी नाइट्रेशन करा रहे हैं तो गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन हमको देखने के लिए मिल रहा है। इस कंपाउंड के पीछे फॉर्मेशन होने का रीज़न क्या है, तो बहुत ही अच्छा रीज़न है इसका भी। HNO3 और H2SO4 के हमारे पास एसिड है, और एसिड से हमारे पास एक चीज़ और मिलती है H पॉजिटिव, और नाइट्रोजन ग्रुप के पास क्या है लोन पेयर अवेलेबल है, और ये फटाफट अटैक कर देता है इस हाइड्रोजन पे, और खुद जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NH3 पॉजिटिव पे। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है -I इफेक्ट के थ्रू। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेजते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। तो आंसर होगा इसका कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन हो जाता है, जो कि हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग स्पीसीज होती है। इसी की वजह से जो है हमारे पास ये मेटा वाला प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको देख लेना कहीं दोबारा ना पूछ ले। फिर आता है हमारे पास एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। मतलब अगर हमको प्रिपेयर करना हो RNH2 तो कैसे कर सकते हैं हम प्रिपेयर। एमोनोलिसिस क्या होता है, हमारे पास एक अमोनिया लेंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, प्लस कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे RCl, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेगा और ये रिएक्शन से जाएगा बाहर। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास NH2R, और यहाँ पर इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो Cl माइनस गया है ये यहाँ से चला जाएगा बाहर, इसको ऐसे समझ लो, और फॉर्मेशन होगा हमारे पास RNH2। वैसे तो हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होता है, ये RNH3 पॉजिटिव Cl माइनस, फिर हमको कोई बेस लेना पड़ता है, वो इसको न्यूट्रलाइज कराता है RNH2 में। पर एग्जाम्पल के समझ लो Cl ने जो है बाहर निकाल दिया और ये न्यूट्रलाइज हो गया, फॉर्मेशन हो गया हमारे पास RNH2 ग्रुप का। तो बोल रहा है ये मेथड बेकार क्यों होता है, हमारे पास काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें दिक्कत हमारे पास है कि नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर है, और नाइट्रोजन अब और ज़्यादा रिएक्टिव हो चुका है पहले से भी। तो जो दूसरी अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, इस पर भी अटैक करेगा और ये Cl जाएगा बाहर, फिर फॉर्मेशन होगा हमारे पास सेकेंडरी अमीन का, फिर हमारे पास दोबारा एल्काइल हैलाइड पड़ी है, नाइट्रोजन और रिएक्टिव हो गया, अटैक करेगा इसको बाहर, करता रहेगा तब तक जब तक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं हो जाती है। टर्सरी का फॉर्मेशन हो चुका है, अभी भी इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, और ये अटैक करता ही चला जाता है, ये रुकता नहीं है। तो हमारे पास NR4 पॉजिटिव Cl माइनस, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम
सॉल्ट इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। इसलिए हम इस मेथड से प्राइमरी अमीन को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वार्टिनरी अमीनियम सॉल्ट हमको लास्ट में मिलता है। तो रीज़न लिख देंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टिनरी अमीनियम सॉल्ट टेक्स प्लेस, सो दैट्स वाई अमोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर अ प्योर प्राइमरी अमीन। तभी हम कौन सी सिंथेसिस करते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। पहला है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन सी अमीन्स देती हैं, प्राइमरी अमीन देती हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन देंगी। तो हम लेंगे आर कोई भी हो सकता है हमारे पास। RNH2 की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, और साथ में हम लेते हैं KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कन्वर्ट करता है NH2 ग्रुप को आइसोसाइनाइड में, यानी RNC का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। सिर्फ प्राइमरी अमीन ही जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट को देती है, बाकी कोई अमीन नहीं देती। दूसरा है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा हमारे पास थैलीमाइड। स्ट्रक्चर याद रखेंगे इसका, पहले बेंजीन है और C डबल बॉन्ड O, फिर N इधर, इधर भी सेम C डबल बॉन्ड और यही बॉन्ड N से, और N के साथ एक हाइड्रोजन। मैंने नेम रिएक्शन की अलग वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिसमें 25 नेम रिएक्शन टोटल जितनी भी NCERT में है वो करा रखी हैं। अगर किसी को देखना हो तो वो वीडियो भी देख सकता है। OH माइनस बेस है, अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, जनरेट होगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव जनरेट हुआ, K पॉजिटिव क्या हुआ इसका काउंटर आयन। अब ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड के ऊपर और X माइनस जाएगा बाहर। नाइट्रोजन के साथ लग चुका है R ग्रुप। अब हमारे पास क्या है, KOH वापस से है। तो फर्स्ट स्टेप में KOH ने एक्ट करा एज अ बेस, क्योंकि एसिडिक एच था, बेस बाहर निकल गया। अब यहाँ पर एसिडिक एच बचा नहीं है, तो ये एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। एक बार यहाँ अटैक करता है और एक बार यहाँ अटैक करता है। इसके अटैक करने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन था, ये ग्रुप जाता है बाहर। दोनों वैलेंसी नाइट्रोजन की कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन, और बन जाएगा हमारे पास प्राइमरी अमीन। ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हमारे पास ये यहाँ से हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन की सिंथेसिस के लिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक। तो एक ही पेपर चल रहा है, कोई अलग पेपर नहीं है, इसी पेपर का ही क्वेश्चन है ये। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा रखी है CuCN के साथ, तो हम भी कराते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस किसके साथ है, CuCN के साथ। तो कन्वर्ट हो जाएगा ये साइनोबेंजीन में, यहाँ पर लग जाएगा हमारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास क्या करा रखी है, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोलिसिस ने करा रखी है। अब साइनाइड की दो हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है पार्शियल, एक होती है कंप्लीट। पार्शियल में ये कन्वर्ट होता है अमाइड में, और कंप्लीट में होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसमें मेंशन नहीं कर रखी है कि पार्शियल है या कंप्लीट। जब तक ये मेंशन नहीं करता हम इसको कंप्लीटली ही मान के चलते हैं। पार्शियल करानी होगी तो ये पार्शियल मेंशन जरूर करेगा क्वेश्चन में। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप में, जो कि है C डबल बॉन्ड O NH2 फंक्शनल ग्रुप। यह है अमाइड हमारा। तो यहाँ से हमको एक नंबर पूरा मिल जाता है। दूसरा है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी है NO2, इसकी रिएक्शन कराइए Fe प्लस HCl, या फिर अगर हम SN प्लस HCl भी ले सकते हैं। ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, स्पेशली यूज़ करते हैं जब नाइट्रो ग्रुप को हमको रिड्यूस करना हो, किसमें, NH2 फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ लग जाएगा हमारे पास एनिलीन का फॉर्मेशन। फिर ये इसने क्या रखा है, NaNO2 प्लस HCl, कौन सी रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन। क्या करती है, एनिलीन को कन्वर्ट करती है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में। यहाँ लग जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस। फिर उसने क्या रिएजेंट दिया हमारे पास, देखो ये हमारे पास बन गया है A, ये हमारे पास बन गया है B, और अब हम बना लेंगे C, C2H5OH। C2H5OH, या फिर एक दूसरा रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं,
उसका नाम है H3PO2 प्लस H2O। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम सेम ही दोनों रिएजेंट काम करेंगे। क्या करता है, यहाँ से इस बॉन्ड को हटा देगा और हाइड्रोजन को चिपका देगा इसकी जगह पे, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का। तो जब भी हमको डाईएजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना हो तो यूज़ करते हैं हम एल्कोहल यानी इथेनॉल का, या फिर H3PO2 प्लस H2O। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन की जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास होती नहीं है, क्यों, इसकी भी रीज़न समझते हैं। जब भी हमको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी होती है तो साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो एनहाइड्रस AlCl3, और चाहे एल्काइलेशन करानी हो यानी कि CH3Cl या फिर कोई भी RCl ग्रुप हमको यूज़ करना पड़े, या फिर C डबल बॉन्ड हो Cl एसिड क्लोराइड ग्रुप, या फिर एसिटाइलेशन जब हमको करानी पड़े, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ये एनिलीन की नहीं होती है। इसका रीज़न समझते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, और AlCl3 क्या होता है, हमारे पास लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। ये चाहती है कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्टेट को पूरा कर दे। तो ये नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर जो है अटैक करते हैं इस एल्युमिनियम पे। और एक हमारे पास क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। देखो, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं एसिड, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसको बोलते हैं बेस। तो रिएक्शन होगी हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन, और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास सॉल्ट का AlCl3 माइनस। तो नाइट्रोजन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये टोटल मतलब जो ग्रुप बन चुका है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया है, काफ़ी अच्छा। अब इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लाएंगे तो ये रिंग इस पर अटैक नहीं करती है, क्योंकि इसने -I इफेक्ट की मदद से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर ली है अपनी तरफ। तो आगे हमारी कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट को बना के दिखा देना एग्जाम में कि भाई हमारा ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है जब भी हम एसिटाइलेशन या फिर एसाइलेशन रिएक्शन करने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक C2H5OH दिया है कंपैरिजन में, और एक दिया है C2H5NH2। अगर हम इसको सही से लिखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक है C2H5OH यानी कि एक है अल्कोहल, और एक है C2H5NH2, और एक है सेकेंडरी अमीन C2H5, टर्शियरी अमीन है एक तो C2H5 और C2H5। तो इथेनॉल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, और हमारे पास यहाँ पर NH2, यहाँ पर अमीन जो प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी हमको। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी हमारे पास, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, तो ये तो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इसका। अब कंपैरिजन करते हैं OH और NH2 में। ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन, उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ पर इसकी कंपैरेटिवली कम है। तो इथेनॉल वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मैक्सिमम होना चाहिए, फिर होना चाहिए प्राइमरी अमीन का, और लास्ट में जो है टर्सरी अमीन का होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी तरह की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली PYQ वीडियो सीरीज़ में।